रामपुर की राजनीति पर आइए आज चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं कि रामपुर की राजनीति जो है किस कदर जा रही है और क्या विश्लेषण रामपुर का बता रहा है। जी, आप 1993 से प्रिंट मीडिया में हैं और 2006 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विश्लेषण के तौर पे जाने जाते रहे हैं और कई डिबेटें आपकी चलती हैं। तो क्या लगता है कि रामपुर का जो परिसीमन है सियासत का, जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी में कड़ी मशक्कत है, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पत्रकार हैं, हमारा काम होता है कि जो हो रहा है उसको बताना। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हमारा काम नहीं है। जो होता है, जो हमें दिखता है, हम उसको बता देते हैं। अब आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि साहब आप गोदी मीडिया का हिस्सा हैं। नहीं, वो तो है ही आप। नहीं, वो तो है ही आप। अब देखिए भाई, एक पार्टी की लहर चल रही है जो ज़्यादातर प्रदेशों में जिसकी सरकार है, केंद्र पर हावी है और हावी होती चली जा रही है स्थानीय निकायों में। जब उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो हम उसकी चर्चा करेंगे ना। और दूसरी पार्टियाँ आगे आए, विपक्ष अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसकी भी चर्चा होगी। विपक्ष तो परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन आप लोग डिबेट में जाते हैं, बताते नहीं हैं। देखिए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते हैं। आपने इतना शोर मचाया कि विपक्ष को तो खत्म ही कर दिया आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं आएगी, आपने इतने मुद्दे गिनाए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आ गई तो विपक्ष ने कहाँ अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि जो इस बार इतनी विषम परिस्थितियाँ थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अच्छा कर सकती थी, नहीं कर पाई। पिछली बार, इस चुनाव से पहले पिछली बार जब जो किसान जो समुदाय है, जो पटेल समुदाय है गुजरात में, वो संतुष्ट नहीं था, उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के बाद अच्छा कर पाए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चली गई, तो जब आप अपनी सरकार नहीं बचा पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक वोट से चली गई, तो हम क्या कर सकते हैं। जब आपके इतना बड़ा राजघराने का व्यक्ति सिंधिया घराने का छोड़ के चला जाता है, उधर राजस्थान में देखिए, वहाँ पे भी आपस में फूट चलती रहती है। तो जब आप अपनी सरकारें नहीं बचा पाते हैं तो इसके लिए आप पत्रकारों को क्यों दोष देते हैं। हमारा तो काम ये है कि जो हो रहा है उसका विश्लेषण करना। आप अगर भाजपा को वोट दे रहे हैं, जनता दे रही है, तो हम उसका विश्लेषण करना है। जब जनता कांग्रेस को वोट दी थी तो हम कांग्रेस का समर्थन करते थे। आने वाले समय में किसी और पार्टी केजरीवाल को देगी तो हम केजरीवाल का समर्थन करेंगे। जो हो रहा है वो देख रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि 8 दिन पहले आप ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव है कि 70 और 30 का है, भाजपा 70 पे है, जो समाजवादी पार्टी 30 के। उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई थी कि भाजपा 85 पे पहुंच गई थी, समाजवादी जो थी 15 पे पहुंच गई थी। आज हम जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगभग बराबरी पे मैच चल रहा है। तो अब हमारे पास कोई मीटर तो है नहीं जो हम मीटर आप परसेंटेज के रूप में बताइए। हाँ ना, पैरामीटर वही मैं बता रहा हूँ ना कि आज आप ये देखिए कि शुरुआत में पहले लगभग 75-25 था, फिर 15-85 हो गया, आज लगभग बराबरी पे आ रहे हैं। आज जो है ये आप ये समझ लीजिए 55 से 60 के आसपास जो है भाजपा है और समाजवादी जो 40 से 45 है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी ने कैंपेन ऊपर लेकर आए, उस हिसाब से अगर 2-3 दिन में ये मुकाबला बड़ा कठिन हो सकता है। तो लगता है कि रामपुर में कड़ा मुकाबला है, पार्टियाँ बीजेपी जो हल्के में ले रही है इसको। देखिए कि शुरू में तो बीजेपी की लहर नहीं बल्कि सुनामी थी कि 85 और 15 अगर देखा जाए। लेकिन अब जो है मुकाबला बड़ा अच्छा, मतलब उसकी वजह यह है कि जो सामने से जो समाजवादी ने 2-3 दिन से परफॉर्मेंस दी है वो अच्छी है। जो उन्होंने एक ज़मीनी मुद्दे उठाने की कोशिश की है कि कहीं वो उन्होंने एनआरसी का मुद्दा उठाया है, एनआरसी का मुद्दा उठाया, ये जो बड़ा भावुक मुद्दा है और ये मुसलमानों को एक भयभीत करने वाला मुद्दा है, ये सिर्फ रामपुर में नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान में चलता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि गौ हत्या का मुद्दा उठाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़े जो अपराधी हैं उनका मुद्दा उठाया। तो मतलब वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, इतने मतलब सटीक मुद्दे उठा रहे हैं कम शब्दों में। अब उसका देखिए, भाजपा के सबसे बड़ी हाईटेक पार्टी है, उनके पास बहुत संसाधन भी हैं और अच्छे प्रवक्ता भी हैं। तो अब ये देखना है कि ये जो अंतिम 2 दिन गए वो उसका जवाब कैसे देते हैं, वो एनआरसी का जवाब कैसे देते हैं। वो जो गौ हत्यारे और जो लड़कियों को हत्या करने वाले लोग जो आ गए हैं, उनकी काट के लिए क्या जवाब देते हैं। और जिस तरीके से जो भाजपा ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ा है वो एक ऐतिहासिक है। और अभी भी भाजपा लीड में है, लेकिन अब ये देखना है कि वो लीड को बरकरार रख पाती है नहीं रख पाती है। ये तो जो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं क्या हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में फिर भी भाजपा जो है, अब ये माने तो लगभग 55 से 60% पे, और समाजवादी जो है अभी भी लगभग 40 से 45% के आसपास ही रहेगी। अभी चुनाव में लगभग 4-5 दिन का समय है, तो जिस तरीके से आजम खां के करीबी कई लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब वो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं,
तो क्या लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा उसका या नुकसान होगा? देखिए, उसी की काट के लिए तो उन्होंने कभी कोई बंदा था कुरैशी, उसकी काट के लिए गोहत्या का मुद्दा उठा दिया। कोई और व्यक्ति था जिसकी उसकी यहाँ परिवार ने किसी लड़की की हत्या करी थी। वो भावुक मुद्दे लेके जा रहे हैं। वो जो ये लोग गए हैं, ये फ़ायदा पहुँचाएंगे, इसलिए फ़ायदा पहुँचाएंगे क्योंकि ज़मीन पे वोट मिलेगा, लेकिन प्रचार में जो है उसका एडवांटेज मिला समाजवादी। रामपुर में पायल हत्याकांड हुआ था जिसके में उसमें जो आरोपी थे वो अब भाजपा के मंच पे दिख रहे हैं। आजम खां का कहना है, आजम खां का ये भी कहना है कि जो गोकशी करते हैं वो भी भाजपा के मंच पे दिख रहे हैं। तो अब्दुल जो गया था भाजपा में, वो वहाँ पर दरी नहीं, वहाँ पोछा लगाएगा। देखिए, अब्दुल तो मैं इस शब्द से मतलब सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें अपभ्रंश बना दिया जाता है, अपमानित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मुंबई में भैया शब्द वहाँ एक गाली के रूप में उपयोग किया जाता है। दिल्ली में बिहारी जैसे सामान्य शब्द को गाली के लिए उपयोग किया जाता है। मियाँ और अब्दुल जैसे शब्द मुसलमानों को गाली देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो अब्दुल जैसे शब्दों से बचना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी हो। आप अपनी सियासत करें, लेकिन हमें अपमानित नहीं करें। आप अब्दुल को अगर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे मुझे गाली दे रहे हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो इस चुनाव में हुआ है और इसका असर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पे पड़ेगा। देखिए, जब भी रामपुर में चुनाव प्रचार होता है इतने निम्न स्तर का हो जाता है, क्योंकि यहाँ मैं जब पहली बार आया था 2015 में देखने के लिए, उसके बाद तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये लोग चुनाव का स्तर इतना गिरा देते हैं, पर्सनल अटैक करने लगते हैं कि वो उसके साथ रहता है, वो उसके साथ सोता है, वो उसके साथ खाता पीता। ये सारी बातें जो पर्सनल लाइफ को सार्वजनिक मंचों पर नहीं लाना चाहिए, महिलाओं के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए, और जो आपस के पारिवारिक संबंध होते हैं उनको भी सड़क पर लेकर नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा तमीज़ होना चाहिए। कुछ संस्कार जो होते हैं, हम राजनीतिक संस्कार जो होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सरकार के मंत्री रामपुर में डेरा डाले हुए हैं, कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे, आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आए थे, तो क्या लगता है पूरी सरकार सिर्फ एक आजम खां की सीट को हराने के लिए लगी है? देखिए, आजम खां जो है ना एक ब्रांड है, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र तो एक बहुत कमज़ोर बादशाह था। अगर उसको चाहते तो 100 गोरे फौजी भेजते तो पूरे बहादुर शाह जफ़र के किले पे कब्ज़ा कर लेते, लेकिन उसके बावजूद उसको गिरफ़्तार किया, ना सिर्फ गिरफ़्तार, हाल में सजा कर ले गए। तो वजह क्या थी कि एक मनोबल तोड़ना होता था। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मनोवैज्ञानिक होती है। देखिए, जब हम मैं तो जो रक्षा विशेषज्ञ हूँ, तो हम सबसे पहले जब युद्ध की बात करते हैं तो पहले जो लड़ा जाता है वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से सामने वाले को कितना दबाने में कामयाब हो जाते हैं, उसका असर मैदान पर दिखता है। तो ये चीज़ें जो होती है एक साइकोलॉजिकल वार का हिस्सा होती हैं, और भाजपा स्ट्रेटजी में बहुत आगे होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मंच पे कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। भाजपा के पास एक से एक बढ़कर नेता हैं, उनके पास एक से एक बढ़कर अच्छा वक्ता है। तो अपना जो पुराना सिस्टम था उसी सिस्टम पे लेकर आए, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, दानिश को लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। नकवी को लेके आए, बहुत अच्छा है। ये लोग जो है मुसलमानों का फेस है, मोहसिन रज़ा हैं, लेकिन जो थोड़े से ऐसे व्यक्तियों को ना बिठाएं कि जिससे समाजवादी को मौका मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि भाजपा को जो विकास की बात ज़्यादा करनी है। आप ये कहते हैं कि अगर उद्योग नगरी बना देंगे, तो वो सामने वाला ये कहता है कि साहब 2013 से किसकी सरकार है, समाजवादी की है या किसी और पार्टी की है। फिर वो बोलते हैं कि प्रदेश में 6 साल से किसकी सरकार है, कांग्रेस की है, बहुजन की है, समाजवादी की है। आपको ये उनको बताना है कि इंडस्ट्री के बजाय कि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं इनको कैसे भाजपा बनाएगी। जैसे रामपुर में एक बढ़ई की ब्लेड का होता है, तेख होता है, रामपुर में एक चाकू उद्योग है, वॉयलन बनाने का है, रामपुर में दरजोजी का है, रामपुर में कामदानी का काम होता है, रामपुर में कलई का काम होता है, लाख का काम होता है। और प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत सी योजनाएं आई, जैसे मुद्रा योजना है। मुद्रा योजना से आप कैसे फ़ायदा उठाएंगे। कुटीर उद्योग के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, मज़दूरों को, श्रमिकों के संरक्षण के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। इतनी मोदी सरकार योजनाएं लेकर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ही नहीं है, लोग तो सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना को जानते हैं, दर्जनों योजना। उन योजनाओं के माध्यम से इन गरीब मजदूरों का कल्याण
हो जाएगा। आप उनको बताइए कि आपको कैसे देंगे, क्योंकि ना जो आम जनता को ऐसी स्कीमें चाहिए जिनको कैश करवा पाए, तुरंत करवा पाए। उद्योग तो एक उद्योग लगाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, अगली पीढ़ी आ जाएगी जब तक। लगता है कि कहीं ना कहीं जो बात उद्योग की जा रही है वो अभी ऊँट के मुंह में जीरा जैसे साबित हो सकती है। देखिए ऐसा है, उद्योगीकरण होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये लेकिन उसमें टाइम तो लगता है। हाँ, उनकी नीयत बहुत अच्छी है, उनकी नीयत बहुत अच्छी है। क्या 4 साल में पूरा कर पाएंगे जिस तरीके से बातें कर रहे हैं? देखिए उद्योग, एक छोटा सा आप कारखाना बनाने जाएं तो उसमें समय लग जाता है। जैसे रेल बनाने का कारखाना है कि जब उसकी घोषणा रायबरेली में होती थी तो मनमोहन सिंह जी जब अगली बार प्रधानमंत्री बनाते थे, जब तक वो पूरा नहीं हो पाता था। तो हमने कि इन 4 सालों में रामपुर में उद्योग नहीं मिल पाएगा क्या? देखिए कितनी इंडस्ट्री बन पाती है या नहीं ये नहीं है कि आपकी योजना क्या है। जगह आपके पास एक प्लान है, जिस तरीके से भाजपा कह रही है इसको उद्योग नगरी में बनाया, एक अच्छा प्लान ले आते हैं, वो भले ही 25 साल में पूरा हो। लेकिन जैसे मोदी जी ने 1-2 दिन में तो गुजरात नहीं बना दिया था, आज तक गुजरात का विकास हो रहा है। तो उन्होंने जो फुटप्रिंट तैयार किया, अगर भाजपा का अच्छा फुटप्रिंट है तो इससे भविष्य में कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, जो मोदी जी ने एक से एक बढ़कर योजनाएं लाए, उन योजनाओं से गरीब मजदूर तबके के मुसलमानों को कैसे भला होगा, ये बताना चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आजम खां के करीबियों को अपने पार्टी में शामिल करके ये मैसेज दे रही है कि अब आजम खां के सब करीबी हमारी तरफ आ रहे हैं या उनके कार्यकर्ता हमारी तरफ आ रहे हैं, एक तरह से आजम खां को कमज़ोर दिखाने की जो पॉलिसी, और उसमें कई ऐसे दागियों को भी लिया है जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुकदमे लगे थे। तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, छवि पे, इस चुनाव में असर देखने को मिलेगा? देखिए जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो जो भी पार्टी मुसलमानों को लेती है उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देती है। देखिए केजरीवाल जी का दिल्ली में 4 मुसलमान विधायक होते हैं। जब उखला से देखें अमानतुल्लाह, पुरानी दिल्ली में शुएब इकबाल, तो ये चारों आपराधिक बैकग्राउंड के होते हैं। और केजरीवाल जी जैसे ईमानदार आदमी जो भ्रष्टाचार और अपराध से दूर रहते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को चुनने का वक्त आता है तो शुएब इकबाल, अमानतुल्लाह जैसे लोग चुनते हैं। कि मुसलमानों में मतलब नेतृत्व में इतना विकल्प ही नहीं मिलता है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों के लिए मुसलमानों में इतना स्पेस ही नहीं है। मुसलमानों में लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों को तो कहते हैं जी ये पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया। जब जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है तो वहाँ पे नेतृत्व तो क्या आएगा, वहाँ नेतृत्व ऐसी आपराधिक तबका आगे आ जाता है। तो ये मुसलमानों की प्रॉब्लम ही भारतीय जनता पार्टी की या केजरीवाल की प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए तो मुसलमानों को खुद ही सुधार करना चाहिए। अभी अब्दुल्ला आजम ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि वहाँ दागी जाते हैं और उनके दाग धुल जाते हैं। अब देखिए चुनाव में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं। आज़म खान साहब जब आए थे तो वो भी कहते थे, शुरुआत की बात कर रहा हूँ 90 दशक, मैं किसी अपराधी को नहीं लूँगा, जानी यानी बलात्कारी को नहीं लूँगा, और 1 दशक तक उन्होंने नहीं भी लिया। फिर पहले नूर महल के पास गुंडों की फ़ौज होती थी, लेकिन जब 2000 के बाद का दशक आया तो सारे गुंडे शिफ्ट होकर इधर आ गए। तो ये जितने आपराधिक वर्ग होता है, जो सत्ता होती है उसकी तरफ चले जाते हैं, जिसकी सरकार आएगी सारे आपराधिक चले जाएंगे, ये कड़वा सच है। तो इसके लिए तो हमें चुनाव सुधार की बात करते हैं ना, इन अपराधियों को कैसा रोका जाए। तो आप जनता को आगे आना होगा, चुनाव सुधारों की बात करना होगी ताकि अपराधीकरण पे लगाम लगाए जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अपराधी शामिल हो गए हैं? देखिए अपराधी जब तक कोर्ट से यानी न्यायालय उसको घोषित नहीं कर देता, जब तक वो उसको अपराधी नहीं कहते हैं, उसको आरोपी कहते हैं। और जब अपराधी हो गया तो उसकी तो वैसी मान्यता रद्द हो जाती है। आरोपी शामिल हो गए? देखिए आरोपी बहुत से केसेस जो होते हैं बहुत झूठे भी होते हैं। जैसे दहेज के हम केस देखते हैं, दहेज के जो अधिकतर केस होते हैं हाल ही में, अभी आपकी बात कर रही है, अभी हाल ही में जो लोग आए हैं उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही उन पर मुकदमे दर्ज किए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही मुकदमे दर्ज किए हैं। क्या ये पार्टी की देश भावना से है या वो समाजवादी में थे इसलिए मुकदमे दर्ज हुए हैं, या वाकई में कानूनी तावपेच में वो फंस रहे हैं? देखिए जो न्यायालय में केस चल रहे होते हैं, सब जुडिस जिसे हम कहते हैं, उस पर टिप्पणी मेरे जैसे पत्रकार को नहीं करना चाहिए। जब निर्णय आ जाएगा तो हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसमें भी कोर्ट की अवमानना लग सकती है। तो हम तो नैतिकता पे बात करते हैं। हमारा कहना है कि भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पे लगाम लगाने के लिए जनता को ही आगे आना होगा। शॉर्ट में पूछेंगे कि रामपुर का जो माहौल है, चंद दिन रह गए हैं, 4 से 5 दिन रह गए हैं वोटिंग में, तो क्या लगता है कि रामपुर में कौन अपना सिक्का जमाएगा? क्या आज़म खां का जो जादू है, वो गढ़ है, वो बरकरार रहेगा? देखिए जिस तरीके से कैंपेन थोड़ा सा गर्मी आई है
तो वो तो पहले से ही नहीं समझा जा रहा था कि इतने अच्छे स्तर पर ले आएंगे। और अभी भी भाजपा लीड में है, लेकिन जिस तरीके से कैंपेन को उठाने की कोशिश की गई, अभी 2-3 दिन अभी कुछ कहना संभव नहीं है। ये तो हम आपको शनिवार के दिन बताएंगे कि स्थिति क्या चल। देखिए हमारे पास मीटर नहीं है, हम सिर्फ पैरामीटर देखते हैं। परसेंटेज की बात करें अभी तो आप ये देखिए भाजपा 60 और जो समाजवादी 40 है, लेकिन कैंपेन कहाँ 15-85, पहले 75-25 था, 70 से 70-30 था, फिर 75-25 हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं एकदम भाजपा आगे आ गई, 15-85 हो गया। लेकिन अभी कैंपेन को उठा के ले आए हैं। तो मानते हैं समाजवादी का कैंपेन जो है वो उठा है और भाजपा डाउन हुई है? देखिए भाजपा डाउन नहीं हुई है, मतलब लीड में है अभी। ये तो वही बात हो गई कि गिलास लीड में आधी है और गिलास आधा भरा आधा खाली तो है। मोदी जी कहते हैं तो इन्होंने अपना कैंपेन अच्छा किया, क्योंकि इनका कैंपेन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इन्होंने बिल्कुल एकदम एक खुला मैदान छोड़ दिया था, एकदम भगदड़ मची हुई थी, जूते छोड़ के लोग संभाल लिया मोर्चा आजम खान ने। हाँ, इसमें अनुभवी लोग जो होते हैं उनके अनुभव का फ़ायदा मिलता है, तो उसका अब असर दिख रहा है। मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब कमर कसनी पड़ेगी? देखिए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी और हाईटेक पार्टी है। उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है कि योजना ख़त्म हुई तो दूसरी योजना ख़त्म हुई तो तीसरा। तो उनको पछाड़ना इतना आसान थोड़ी होता है। वो तो सिर्फ भाग्य से ही, भाग्य बलवान होता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अगर भाग्य खराब हो तो माने कि अगर आजम खान का भाग्य बलवान है तो वो जीत जाएंगे, प्रत्याशी जीत जाएगा। देखिए ये तो भगवान के हाथ में है, उसका निर्णय। मैं तो आस्तिक व्यक्ति हूँ, भगवान में मानने वाला हूँ। अब वो भगवान किसके पक्ष में फैसला करेंगे, अगर ये हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तो बड़े बड़े बहादुरों को देखता है कि वो मैदान में हार जाते हैं, बड़े बड़े मजबूत पहलवान हार जाते हैं और कमज़ोर पहलवान जीत जाते हैं। तो ये तो भगवान का क्षेत्र है, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। हम तो सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं कि स्थिति आज की तारीख में क्या है। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण, जिन्होंने बताया कि इस बार जो चुनाव है पहले 10 और 15 और 85 था, अब वो 60 और 40 हो गया है। आजम खान ने अपनी सभाओं में समाजवादी पार्टी जो डाउनफॉल में चल रही थी उसको उभार कर 40 पर ले आई हैं और बीजेपी अभी 60 पर है। अभी चुनाव में 5 दिन बाकी हैं। अब देखना होगा कि चुनाव किस करवट जाता है। अभी तक जो लोग गए हैं उनके जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव को अब आजम खान खुद बयां कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं, कल भी आपका रहूंगा, लेकिन आप मुझे अकेला मत छोड़ो। अब रामपुर की जनता तय करेगी कि वो किस तरफ जाती है और किसकी कुर्सी लखनऊ तक पहुंचाती है। राजीव वर्मा, रामपुर।